Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, I am Mudassar Ali Sharif. स्टूडेंट्स केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 और आज से हम एक नया आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स में जो कंपाउंड्स शामिल हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो हैं 5, जो कि हैं ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में जिन कंपाउंड्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो हैं 2। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देन हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है सबसे पहले ऑक्साइड्स। सबसे पहले हम देखते हैं दैट व्हाट आर ऑक्साइड्स। आपने चैप्टर नंबर 1 में भी ये डेफिनेशन पढ़ी है। ऑक्साइड्स क्या हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, यानी ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में मौजूद दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कंपाउंड्स बनाती है उन कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पोटासियम सुपर ऑक्साइड KO2, हमारे पास है लिथियम ऑक्साइड Li2O, हमारे पास है क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड Cl2O7 और इसी तरह से और एग्जांपल्स भी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपके सामने ऑक्साइड्स की डेफिनेशन रखी, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ऑक्साइड्स पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे सिर्फ 2 ग्रुप्स के, एक है अल्कली मेटल और दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप यानी अल्कली मेटल्स। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर जो पहला ग्रुप है जिसमें शामिल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। दिस ग्रुप इज कॉल्ड अल्कली मेटल और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं दे फॉर्म अल्कली मेटल ऑक्साइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ऑल मेटल्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड्स। याद रखिएगा कि जब भी अल्कली मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो ये मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती हैं। ऑन कंबस्चन, यानी जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, इनकी कंबस्चन होती है, लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 है, सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड Na2O2 जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1 है, जबकि पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1/2। तो गोया तमाम मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। हाँ, इनकी नेचर डिफरेंट है जैसा कि मैंने आपको माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि चूंकि सब ये मेटल्स ऑक्साइड बनाती हैं तो मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसके एक कॉलम में मैंने अल्कली मेटल ऑक्साइड का फार्मूला जैसे Li2O, जैसे Na2O2, जैसे KO2, जैसे RbO2, जैसे CSO2, एक कॉलम में मैंने अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स रख दी और दूसरे कॉलम में इन ऑक्साइड्स की अपीयरेंस आपको दिखा दी ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो सके। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल के ऑक्साइड्स का। आइए जरा अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को, इनके ट्रेंड्स को जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ऑल अल्कली मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गली अल्कालाइन सॉल्यूशंस। तमाम अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं और स्ट्रॉन्गली अल्कालाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। अल्कलीज अल्कालाइन सॉल्यूशन में जो अल्कली है, अल्कली का मतलब होता है
स्ट्रॉन्ग बेसिस विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। जैसा कि लिथियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो यहां से लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी तरह जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये भी क्या है, एक अल्कली। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, मैं आपको अभी बता के आया कि सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो पर ऑक्साइड बनाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉर्मल ऑक्साइड लिख दिया। ये बात आपने इसी चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ी है कि अगर सोडियम को आप लिमिटेड सप्लाई दें ऑक्सीजन की तो वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, और अगर एक्सेस दें तो वो पर ऑक्साइड बनाती है। गोया मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल ली है ये नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ सोडियम की ली। तो बहरहाल मैंने जो स्टेटमेंट दी आपके सामने उसमें मैंने ये जस्टिफाई कर दिया कि जब भी अल्कली मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करती हैं दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशंस। माय डियर स्टूडेंट, इन रिएक्शंस को जरा गौर से देखिएगा, और ये पास्ट में एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर आप इन रिएक्शन को देखें तो द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड विद वाटर इज एन एसिड बेस रिएक्शन एंड नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। यानी जो अल्कली मेटल ऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन है ये एक एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें अल्कली मेटल ऑक्साइड बेस के तौर पे काम करता है और वाटर एसिड के तौर पे काम करता है। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ रिडॉक्स, जिसे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। सर क्यों ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है? क्योंकि इसमें नो एलिमेंट अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे लिथियम ऑक्साइड के पानी के साथ रिएक्शन की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। जब ये प्रोडक्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड में जाता है तो अगेन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन चेक कर लें तो रिएक्टेंट में भी -2 है और प्रोडक्ट में भी ये -2 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी +1 है और प्रोडक्ट में भी ये +1 है। गोया किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, तो मैं ये कहूंगा कि दिस इज सिंपल एंड एसिड बेस रिएक्शन, नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसी तरह से आप सोडियम के मोनोऑक्साइड को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जब भी अल्कली मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं दे प्रोड्यूस अल्कलीज। तो इसमें मैंने पहले तो आपको सोडियम की मिसाल दी जिसमें सोडियम मोनोऑक्साइड था। अब इसी तरह आप सोडियम परऑक्साइड की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब ये सोडियम परऑक्साइड Na2O2 वाटर से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करता है विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस यानी अल्कली। माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को अगर मैं और डिटेल से समझाऊं तो इस रिएक्शन में बुनियादी तौर पे हुआ क्या कि जो मेटल ऑक्साइड है इसमें से ऑक्साइड आयन निकलता है और ये डिकम्पोज कर देता है किसको? वाटर को। याद रखिएगा कि ऑक्साइड O-2 इज अनस्टेबल अलोन, अकेला ये अनस्टेबल होता है एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। इट रेडिली अटैक टू द वाटर एंड डिकम्पोजेज वाटर। ये वाटर पे अटैक करता है, ये उसको डिकम्पोज करता है और वाटर में से H पॉजिटिव प्रोटॉन को खींचता है और बना देता है OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव के बनने का मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है? अल्कलाइन हो जाता है। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स इसमें याद रखिएगा। इसी तरह अब अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे पास है पोटासियम सुपर ऑक्साइड विच हैज द फार्मूला KO2 और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1/2 ऑक्सीजन की। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो KO2 है इट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। KO2 पोटासियम सुपर ऑक्साइड की एबिलिटी है कि ये अपने अंदर सराउंडिंग से CO2 को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है। माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इसका रिएक्शन के जब पोटासियम सुपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड 2 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये प्रोड्यूस करता है पोटासियम कार्बोनेट अलोंग विद ऑक्सीजन। चूंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है इन ब्रीथिंग
ब्रीथिंग इक्विपमेंट, जो सांस लेने के आलात होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये ब्रीथिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं माउंटेनियर्स, कोपेमा और इन स्पेस क्राफ्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, आखिर ये कोपेमा माउंटेनियर्स क्यों इस KO2 का इस्तेमाल करते हैं? इन्हें क्या जरूरत है KO2 का इस्तेमाल करने की और ऑक्सीजन हासिल करने की? याद रखिएगा, जब भी आप अर्थ लेवल से हाइट पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज। हमें उस वक्त सांस लेने में आसानी होती है, हम उस वक्त कंफर्टेबली सांस ले सकते हैं जब लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर 116 टॉर हो और सराउंडिंग में 159 टॉर हो। जब हम हाइट पर जाते हैं तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीज करने की वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी आती है। तो जो कोपेमा है वो अपने साथ ब्रीथिंग इक्विपमेंट ले जाते हैं ताकि वो एक्सटर्नल प्रेशर को एडजस्ट कर सकें 159 टॉर पे और उन्हें सांस लेने में क्या हो सके? आसानी। यही वजह है कि जब आप वो KO2 को लेकर जाते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में से CO2 लेता है और प्रोवाइड कर देता है ऑक्सीजन, जो कि सांस लेने में इस्तेमाल होती है। माय डियर स्टूडेंट, इसी रिएक्शन को अगर मैं आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेशन दूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक यू शेप की एक ट्यूब। इस यू शेप की ट्यूब में मैं ऐड करता हूं पोटासियम सुपर ऑक्साइड विच इज येलो इन कलर, और एक साइड ट्यूब में मैं रिएक्शन करवाता हूं चाक का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। यहां से प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कलरलेस गैस इस पोटासियम सुपर ऑक्साइड को मिलती है, यहां से आप देख सकते हैं कि येलो कलर डिसअपीयर होकर व्हाइट हो जाता है, मतलब कि पोटासियम सुपर ऑक्साइड रिएक्ट करके पोटासियम कार्बोनेट में चला गया जिसका व्हाइट कलर। और जब ये रिएक्शन होता है तो पोटासियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अगेन ऑक्सीजन कलरलेस है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन रिलीज हुई इस रिएक्शन के दौरान, उसका सबूत ये है कि जब भी मैं इसके करीब कोई स्टिक लेके आता हूं, मैं लकड़ी की स्टिक लेके आता हूं, तो जैसे ही ऑक्सीजन इसको मिलती है इसकी बर्निंग क्या हो जाती है? तेज। गोया बर्निंग हो जाना इस बात का सबूत है कि इस ट्यूब में से क्या चीज निकल रही है? ऑक्सीजन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ चुका कि KO2 को क्यों माउंटेनियर्स यूज करते हैं, वो मैंने आपको डिटेल से बात कर दी। अब आइए जरा बात करते हैं हम ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी ग्रुप सेकंड A मेटल ऑक्साइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस ऑक्साइड्स। याद रखिएगा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम on reaction with oxygen produce normal oxide in which the oxidation state of oxygen is -2, while barium and radium on reaction with oxygen produce peroxide in which the oxidation state of oxygen is -1। तो गोया मैं इसको अगर आपके सामने टेबल की शक्ल में लिखूं तो एक कॉलम में मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स लिख दिए और दूसरे कॉलम में इनकी अपीयरेंस बता दी। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि क्यों बेरियम और रेडियम ने बनाए पेरोक्साइड और बकिया ने नॉर्मल, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम अच्छे से पढ़ चुके। मैं यहां पे आपसे ये बात करना चाह रहा हूं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स जनरली इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या करती है? इंक्रीज करती है। माय डियर स्टूडेंट, इसकी वजह क्या है? याद रख लीजिएगा एक शॉर्टकट, याद रख लीजिएगा शॉर्टकट कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेटेस्ट एनर्जी के, और लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, और चार्ज डेंसिटी बराबर है चार्ज ओवर साइज के। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो कैटाइन है उसका साइज क्या करता है? इंक्रीज, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी क्या करती है? डिक्रीज, जिसकी वजह से लेटेस्ट एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज। और जब लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज करती है तो शॉर्टकट के मुताबिक सॉल्युबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज। यही वजह है कि बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर insoluble in water, while calcium oxide, strontium oxide and barium oxide are soluble in water and produce corresponding oxide
प्रोड्यूस देयर कॉरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। जैसे मैंने आपके सामने एक जनरल इक्वेशन लिख दी जिसमें मेटल MO रिएक्ट करती है वाटर के साथ और एक क्या बनाती है, मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे M कैल्शियम भी हो सकता है, स्ट्रोंशियम भी हो सकता है और बेरियम भी हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैं बात करने लगा हूं आपसे बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप मेटल्स। याद रखिएगा कि बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या करता है, इंक्रीज। यहां पे भी रीजन देख लीजिए एक शॉर्टकट की शक्ल में। याद रखिएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटेलिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट एंड मेटेलिक करैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। इसका मतलब है कि किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम उसका मेटेलिक करैक्टर उतना ज्यादा, उसके ऑक्साइड की बेसिसिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा। वैसे भी डाउन द ग्रुप जाते हुए जब साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन का लूज होना आसान हो जाता है और लेविस कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन दे वो क्या करैक्टर रखती है, बेसिक करैक्टर। तो डाउन द ग्रुप इनका बेसिक करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। एक और बात याद रखिएगा कि जो बेसिक करैक्टर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है दैट इज लेस एज कंपेयर टू द बेसिक करैक्टर ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड्स। अब इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। मैंने कहा कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो भी बेसिक करैक्टर, लेकिन उनका बेसिक करैक्टर कम है और अल्कली मेटल ऑक्साइड का बेसिक करैक्टर क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर आपने अल्कली मेटल का बेसिक करैक्टर ज्यादा कहा तो इसका मतलब है कि अल्कली मेटल का मेटेलिक करैक्टर ज्यादा है। इसका मतलब है कि अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। और अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल का बेसिक करैक्टर कम तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, मेटेलिक करैक्टर कम और बेसिक करैक्टर भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि अल्कली मेटल्स एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर हैं, इसके बाद अल्कलाइन मेटल्स आती हैं और लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से इनका करैक्टर, अल्कलाइन अर्थ मेटल का बेसिक करैक्टर क्या हो जाता है, कम। अगर मैं इसी बात को, बेसिक करैक्टर की बात को आपको एक टेबल की शक्ल में रखूं जो हमारी बुक पर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हुए बेसिक करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज। और इसी तरह आप देखें तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए बेसिक करैक्टर डिक्रीज करता है, या इसको उलट कर लें जैसे हमारी बुक पे लिखा हुआ है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, लेकिन राइट टू लेफ्ट बेसिक करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज आपके सामने। इसमें एक टेबल में गौर कीजिएगा कि तमाम अल्कली मेटल बेसिक हैं, तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल बेसिक हैं सिवाय बेरिलियम ऑक्साइड के विच इज एम्फोटेरिक। याद रखिएगा बेरिलियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब है कि जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो बेस के तौर पे काम करती है, और जब बेस के साथ रिएक्शन करती है तो एसिड के तौर पे काम करती है। जैसा कि मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया है एक दफा बेरिलियम ऑक्साइड का एसिड के साथ और फिर बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका करैक्टर क्या है, एम्फोटेरिक। और इसमें भी कोई अनोखी बात नहीं डियर स्टूडेंट्स, जो बेरिलियम है आपने पढ़ा इसी चैप्टर में, टॉप पर मौजूद होने की वजह से बकिया ग्रुप मेंबर्स के निस्बत थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। जी स्टूडेंट, यहां तक तो हो गया हमारे पास एक कंप्लीट कंपाउंड। जो सेकंड कंपाउंड ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वो है हाइड्रो ऑक्साइड्स। सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रो ऑक्साइड्स क्या हैं। याद रखिएगा कंपाउंड्स इन विच मेटल इज अटैच्ड विद OH ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई मेटल OH ग्रुप के साथ अटैच हो, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोक्साइड्स। फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, जैसे हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो ये तो मैंने जनरल डेफिनेशन की। हमने हाइड्रोक्साइड्स पढ़ने हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स। याद रखिएगा ऑल अल्कली मेटल
रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड्स, और मैंने इनकी जनरल इक्वेशन लिख दी। हाँ, इनके पानी के साथ रिएक्शन करने की कंडीशन डिफरेंट है, लेकिन ये रिएक्शन करके पानी के साथ हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। मैंने जनरल इक्वेशन M का पानी के साथ रिएक्शन लिख दिया, और M स्टैंड्स फॉर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीज़ियम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने अगेन एक टेबल रखा है। इस टेबल के एक कॉलम में मैंने अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स लिख दिए और दूसरे कॉलम में इन हाइड्रोक्साइड्स की अपीयरेंस आपको दिखा दी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं solubility ऑफ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स की। याद रखिएगा, द अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आयोनिक कंपाउंड्स हैं, तो जाहिर बात है इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आयोनिक, ये सॉलिड इन स्टेट। याद रखिएगा कि अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल हाईली सॉलेबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लाइटली सॉलेबल। सारे के सारे अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड पानी में सॉलेबल है, सो लिथियम हाइड्रोक्साइड की जो कि स्लाइटली सॉलेबल है। कोई परेशानी वाली बात नहीं सर, ऐसा क्यों है? अगेन वही दो शॉर्टकट कि सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी के, और लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, जो कि बराबर है चार्ज ओवर साइज। तो अल्कली मेटल्स की अगर बात की जाए तो लिथियम एट द टॉप है स्मॉलेस्ट साइज, जिसकी वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, और सॉलिबिलिटी स्लाइटली क्या है, कम। बकिया डाउन द ग्रुप जाते हुए चूंकि साइज के बढ़ने की वजह से लैटिस एनर्जी कम होती है, तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ऑल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। यहां पे दो टर्म्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक टर्म है हाइग्रोस्कोपिक और एक टर्म होती है डीलिक्विसेंट। माय डियर स्टूडेंट, हाइग्रोस्कोपिक ऐसी सब्सटेंस हैं जो कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब, और डीलिक्विसेंट ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं एंड चेंज देयर फिजिकल स्टेट। तो गोया हाइग्रोस्कोपिक और डीलिक्विसेंट दोनों केसेस में मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, पर हाइग्रोस्कोपिक में मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने के बाद फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती, लेकिन जो डीलिक्विसेंट है इसमें मॉइस्चर जब एब्जॉर्ब होता है तो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट क्या हो जाती है, चेंज। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अगली अगर मैं इसकी बात करूं अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स की, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं स्वाय किसके, लिथियम हाइड्रोक्साइड्स के। याद रखिएगा कि अगर लिथियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, तो इसका मतलब है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड OH को रिलीज करना पसंद नहीं करता। याद रखिएगा कि लिथियम और हाइड्रोक्साइड के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, और लिथियम का साइज बहुत छोटा है जिसकी वजह से इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है। इनके दरमियान में बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो OH रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाइए जरा हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। याद रखिएगा ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑन रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड्स, जैसा कि आपके सामने है। हाँ, इसमें बेरिलियम है जो पानी के साथ ऑर्डिनरी कंडीशंस पर रिएक्शन नहीं करता, बट एट 700 डिग्री सी, हमारी बुक वाला कहता है कि रिएक्शन नहीं होता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि 700 डिग्री सी पे जाके बेरिलियम भी वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो मैंने एक जनरल इक्वेशन लिख दी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की पानी के साथ रिएक्शन की टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड्स। और अगेन मैंने आपके सामने एक टेबल रखा जिसके एक कॉलम में मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड BeOH twice, MgOH twice, COH twice एंड सो ऑन, और दूसरे कॉलम में इनकी अपीयरेंस रख दी ताकि आपको आइडिया हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या करती है, इंक्रीज करती है। और यहां से अंदाजा कर लीजिए कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज क्वाइट इनसॉलेबल, magnesium hydroxide is sparingly soluble, while barium hydroxide is soluble in water. Again,
कोई परेशानी वाली बात नहीं। सर क्यों टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज की? अगेन वही दो शॉर्टकट आपके सामने रख दिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हुए मेटल कैटआयन का साइज इंक्रीज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी कम होती है, चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से लेटिस एनर्जी कम होती है, और लेटिस एनर्जी के कम होने से सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। याद रखिएगा, ऑल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा जितने भी अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे आर ऑल स्टेबल। याद रख लीजिए एक शॉर्टकट कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेटिस एनर्जी के, और लेटिस एनर्जी का आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, जो कि बराबर है चार्ज ओवर साइज। अब मैंने आपसे कहा कि तमाम अल्कली मेटल्स को अगर आप हीट करते हैं तो वो स्टेबल रहते हैं स्वाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के। जब आप लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू लिथियम ऑक्साइड अलोंग विद वाटर। अब आप गौर करें कि अगर लिथियम हाइड्रोक्साइड से ब्रेक होके लिथियम ऑक्साइड में चला जाता है तो ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड में जो ऑक्साइड है, जो एनाइन है, इसका साइज कम है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा, लेटिस एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। जब लिथियम हाइड्रोक्साइड की शक्ल में था तो हाइड्रोक्साइड एनाइन का साइज बड़ा है, जिसकी वजह से लेटिस एनर्जी कम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम। गोया मैं ये कह सकता हूं कि अगर लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होके लिथियम ऑक्साइड में जाता है तो इस वजह से जाता है कि लिथियम ऑक्साइड में जाके इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज। बकिया मेंबर्स में जो स्टेबिलिटी में इजाफा है, जो लेटिस एनर्जी में इजाफा है, वो इतना ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से वो रहना पसंद करते हैं हाइड्रोक्साइड की शक्ल। और अगर मैं बात करूं अल्कलाइन मेटल ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी की, तो याद रखिएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज अपॉन हीटिंग, और जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये टूटता है किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड अलोंग विद वाटर। वजह यही है कि अगर ये अपने ऑक्साइड में टूटता है तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन लेटिस एनर्जी। और क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि एनाइन ऑक्साइड का साइज क्या होता है? कम एज कंपेयर टू हाइड्रो ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, असूलन जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोक्साइड्स की। एक है इनमें लाइम वाटर। सबसे पहले देखते हैं कि लाइम वाटर है क्या। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड लाइम वाटर एंड इट इज यूज्ड टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कि जब आप सेकेंड ईयर में साल्ट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होंगे तो एसिडिक रेडिकल्स की आइडेंटिफिकेशन के दौरान आपको दो रेडिकल्स मिलेंगे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। जो भी बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट साल्ट में मौजूद है, जब आप उसमें एसिड ऐड करते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब क्या वाकई ही वो कार्बन डाइऑक्साइड है? इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लाइम वाटर का इस्तेमाल करते हैं और हमें कंफर्म हो जाता है कि अननोन साल्ट के अंदर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मौजूद है, क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपसे कहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट है लाइम वाटर। कैसे है? इसके लिए अगर आपको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक बोतल में कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, एक बोतल में मेरे पास मौजूद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसी तरह एक बोतल में मेरे पास मौजूद है लाइम वाटर। करते क्या है कि, और ये मेरे पास एक डिलीवरी ट्यूब है फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैस। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लें, उसके अंदर आप लाइम वाटर डालें। एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस ट्यूब में एफरविसेंस, कुछ बबल्स बन रहे हैं। ये बबल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। जब हम इस ट्यूब में डिलीवरी ट्यूब को कॉक के जरिए, रबर कॉक के जरिए से अटैच करके उस ट्यूब में डालते हैं जिसमें के लाइम वाटर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि अब लाइम वाटर क्लियर नहीं रहा बल्कि ये मिल्की हो गया। लाइम वाटर के मिल्की होने का मतलब ये है कि जो गैस आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कर सकते हैं।
माय डियर स्टूडेंट, एक और कंपाउंड है जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एंड दैट कंपाउंड इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? द सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड in water is called milk of magnesia and it is used for the treatment of acidity in stomach। यानी स्टमक में जब एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी से क्या मुराद है? जब स्टमक में जरूरत से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि स्टमक की एसिडिटी हो गई। अब इसके डिफरेंट रीजंस हैं जिनमें आजकल के नौजवानों में ज्यादा है फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल, या ज्यादा देर खाली पेट रहने की वजह से, या स्ट्रेस लेने की वजह से। तो बहरहाल जो एसिडिटी है स्टमक की, उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जाते जाते आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट है कि ये भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की विद CO2 बट बिकम्स क्लियर व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड। तो ये हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड था, तो मैंने कहा यहीं पे डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा कि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिटेड सप्लाई देते हैं तो वाटर मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर इसी लाइम वाटर में से आप एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है विच इज सॉल्युबल, और सोल्यूशन मिल्की नहीं बल्कि क्लियर हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए कंपाउंड्स ऑफ अल्किल और अल्काइन मेटल्स के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।